1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे। तड़पते हुए उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, सभ्यसाची भट्टाचार्य। और इस किताब में लिखा है, while writing to you, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, while writing to you, I also plan to write to जवाहरलाल जी, ये टैगोर जी को लिख रहे हैं। Discussions are ongoing in the Congress circles on the subject of Vande Mataram.
On 26th October 1937, Congress Working Committee at their meeting in Calcutta will address the issue. Perhaps the committee will decide to discard the song. I do not know your opinion in this matter, and that is why I write to you. In Bengal and among Hindu outside of Bengal, great excitement has been caused, and I write to you to know what you feel. ये सुभाष जी ने लिखा। अब मैं यहां पे उद्धृत करूंगा पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए। ये सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। नेहरू had only recently read the novel आनंद मठ only 6 days before the working committee meeting. केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू writes on 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, एलओपी का भी वही हाल है, तभी आज वो अदालत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। आगे नेहरू जी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नेहरू जी के सब कुछ कहने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। रिजोल्यूशन मेरे हाथ में है इस किताब में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रिजोल्यूशन है वंदे मातरम को लेके, उसमें बहुत कुछ है, मैं कुछ पोर्शन पढ़ रहा हूं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognizes the validity of the objections raised by the Muslim friends to certain parts of the song. While the committee have taken the note of such objections, insofar as it has intrinsic value, the committee wishes to point out that the modern evolution of the use of song as part of national life is of infinitely greater importance. That मैं आगे पढ़ता हूं इसमें से, taking all things into consideration, therefore, the committee recommended that whether the Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to organizers to sing any other song of an unobjectionable character. मतलब उनके मन में था कि वंदे मातरम ऑब्जेक्शनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कोई और गाना भी गा सकते हैं जो कि अनऑब्जेक्शनेबल नहीं है।